सम्मानित देशवासियों, बीते 2 दिनों के भारतीय संस्कृति के प्रमुख त्यौहार, जिसमें खिचड़ी, पोंगल, बिहू, रोहिणी जैसा चारों दिशाओं में विभिन्न नामों से मनाए जाने वाला यह त्योहार पूरे 365 दिन का अकेला ऐसा अस्तित्व का त्योहार है जिसे राजा और रंक सड़क के भिखारी से लेके राजा तक के महल में त्योहार का सूत्र खिचड़ी ही बनती है और खिचड़ी खाकर, खिचड़ी दान देकर लोग अपनी शुभकामना आगे आने वाली संक्रांति के लिए देते हैं। और यह त्यौहार मुख्य रूप से सूर्यदेव के दक्षिणायन से उत्तरायण दिशा में कदम रखने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगर इसके अंतर्गत में जाएं, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जाएं, तो इसका सीधा सीधा संबंध भारत कृषि प्रधान देश माना गया है और है भी। किसान इस देश की अंतरात्मा है, इसलिए किसानों की उपज का एक भाग, जिसे हम अपनी भाषा में चावल कहते हैं, चावल का मूल रूप धान के रूप में किसान के घर ये पैदा होता है और इसी की उपज की खुशी में हर जगह हर्षोल्लास मनाया जाता है और नए चावल के प्राप्ति पर उसी को खाते हैं और दान भी देते हैं। इस तरह हमने अभी कल अपने इस महत्वपूर्ण त्यौहार को मनाया। इसी के साथ साथ कल का दिन भारत के इतिहास का एक विलक्षण दिन होगा। कल हमारे देश में कोविड-19 के उपचार से संबंधित वैक्सीन सार्वजनिक लोगों के लिए उपलब्ध होगी। इस उपलब्धता में एकमात्र श्रेय यदि किसी को जाता है तो हमारे वैज्ञानिकों को जाता है। पिछले रिकॉर्डों से ये माना गया है कि कोई भी बीमारी का वैक्सीन बनने का समय बहुत समय लगता है। 10 साल, 20 साल, 40 साल लोग कहते हैं कि इससे पहले वैक्सीन नहीं बन सकती। लेकिन कोविड-19 महामारी को देखते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने जो भगीरथ प्रयास किया, आकाश से तारा तोड़ लेने जैसा काम किया, वह पूरे देशवासियों के लिए हृदय के एक देव बन गए। ऐसे वैज्ञानिकों के प्रति पूरा देश नमन करता है, आभार प्रकट करता है। लेकिन इसी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वैक्सीन से तो लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन वैक्सीन को लेकर वह अपने देश के ही प्रधानमंत्री के ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठाते हैं, कमेंट करते हैं। परसों एक
टीवी चैनल पर किसी राजनेता ने ये कमेंट किया कि यह वैक्सीन पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को लगवाना चाहिए। यानी वो इस वैक्सीन से नहीं, मोदी काल में आई हुई इस वैक्सीन से उनको मोदी से एलर्जी है, जबकि उन्हें कहना चाहिए था कि यह वैक्सीन सबसे पहले हम अपने पुत्र को लगवाएंगे। लेकिन विडंबना है इस देश की कि जहाँ प्रशंसा होनी चाहिए वहाँ भी निंदा होती है। ऐसे लोगों को ईश्वर कब बुद्धि देगा, कब सद्बुद्धि देगा, और वो इस तरह के कमेंट करने से कब बाज आएंगे, इसका प्रभु ही मालिक है। आज हम चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे के 34वें एपिसोड और संस्था भारत भारती के 38वें अलंकरण समारोह पर इससे चर्चा करेंगे। यह 38वां अलंकरण कुछ खास विशेष रूप में हमें मिला। संस्था की यह सौभाग्य है कि आज के इस अलंकरण समारोह में हमें विभूतियों के रूप में हर प्रकार के फूल मिले, और वो ऐसे अनोखे फूल हैं कि जिनकी सबकी सुगंध तो अलग अलग है, लेकिन मुस्कान एक जैसी है। इसमें कुछ हमारे महापुरुषों में दिवंगत शख्सियत भी हैं, और बहुत से इसमें अभी भी इस कर्मभूमि के एक इकाई के रूप में बड़े आदर के साथ जाने जाते हैं। इन्हीं गुलदस्ते में लगे हुए विभिन्न प्रकार के फूलों की महक जगाने के लिए संस्था भारत भारती के मंच की अध्यक्षता कर रहे संस्था के अध्यक्ष श्री अनूप कुमार गुप्त जी हैं, और मुख्य अतिथि हमारे जनपद के ही नहीं, प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर के आध्यात्मिक चिंतक, वरिष्ठ फिजिशियन, हृदय रोग विशेषज्ञ, मधुर व्यवहार, उदार हृदय के डॉक्टर जेपी सिंह जी इस मंच के मुख्य अतिथि। हमारे संस्था के दोनों संरक्षक जो विद्वत हैं, एक साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें बड़े आदर से श्री कमल नयन पांडे युग तेवर पत्रिका के संपादक हैं, और दूसरे हमारे जनपद के वरिष्ठ अधिवक्ताओं में श्री अब्दुल करीम डोकर जी। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारी नगर पालिका की अध्यक्षा श्रीमती बबीता जायसवाल जी, संस्था के सचिव प्रदीप पारोलिया जी व सभा का संचालन कर रहे संस्था के सह सचिव श्री राम मिलन मुदरमाल जी। इस वर्ष के दौरान सुल्तानपुर को एक और भी श्रेय मिला, और वह एक अनोखा श्रेय है कि इस दौरान सुल्तानपुर के जितने भी
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी या आदर्श पद के मुखिया हैं, वो लगभग सभी नारी शक्ति के रूप में हमारे जनपद का संचालन कर रहे हैं। हमारी जनपद की सांसद श्रीमती मेनका गांधी जी हैं। जिला पंचायत अध्यक्षा श्री उषा सिंह जी हैं। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती बबीता जायसवाल जी हैं। इसी कड़ी में जिलाधिकारी के रूप में श्रीमती इंदुमती जी हैं। यानी ये कहें कि एक संयोग है कि इस समय हमारे जनपद का संचालन की बागडोर नारी शक्ति यानी महिलाओं के हाथ में। और मैं समझता हूँ कि इनके कार्यकाल के उसमें कोई विवाद भी ऐसा नहीं रहा जिसकी हम निंदा या विरोध कर सकें। इस तरह से हमारे इस जनपद को संयोग से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और प्रजातंत्र के मुखिया महिलाएं ही हैं। मंच के प्रारंभ में माननीय अतिथियों का स्वागत हुआ, वंदे मातरम गीत का उद्बोधन हुआ और उसके बाद हमारे महासचिव जी ने अपने वक्तव्य दिए। इस तरह क्रमशः हमारे संरक्षकों ने अपने अपने विचार रखे। तत्पश्चात आध्यात्मिक चिंतक उदार हृदय डॉक्टर JP सिंह जी ने मुख्य अतिथि का उद्बोधन दिया, जो बड़ा ही तार्किक और अनुकरणीय रहा। इसके बाद हमारे इस बार के विभूतियों में मैंने बताया कि सभी विभूतियाँ जितने भी इस बार हमारे मंच पर हैं, जिनको आपने व्हाट्सएप में सचित्र देखा होगा, ये सभी अपने आप में विलक्षण हैं और थे। इसमें अतीत के महापुरुषों का भी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उनमें सर्वप्रथम हम सुल्तानपुर रत्न की विभूतियों का परिचय आपको देंगे और ये सुल्तानपुर रत्न की 3 विभूतियाँ इस बार सम्मानित हो रही हैं और ये थोड़ा दुखद भी है कि ये तीनों विभूतियाँ दिवंगत, लेकिन इनकी कार्य की प्रशंसा से स्वयं नहीं रखा जा सकता, इसलिए क्रमशः हम उनके कार्यों की आपके सामने व्याख्या करेंगे। हमारे जनपद के शिक्षा जगत के शिक्षा प्रसार के लिए सुल्तानपुर जनपद के मदन मोहन मालवीय कहे जाने वाले स्वर्गीय रामकिशोर त्रिपाठी जी को सुल्तानपुर रत्न से
भारत भारती ने सम्मानित करने की घोषणा की और आज उनके पौत्र उस सम्मान को ग्रहण करेंगे। इससे पूर्व, आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व, भारत भारती ने इन्हें लोक रत्न से सम्मानित किया था और इस 20 साल में उन्होंने शिक्षा जगत यानी विद्यालयों के निर्माण में पूरे जनपद में जो कार्य किया वह निश्चित रूप से, भले ही मदन मोहन मालवीय की महाविद्यालय न बन पाया हो, यूनिवर्सिटी न बन पाई हो, लेकिन पूरे जिले के ऐसे ऐसे दूरस्थ जगहों में आपने दूसरों को प्रेरित करके उन इलाकों के बच्चे जो अशिक्षित, स्कूल विहीन थे, वो उन्होंने स्कूल बनवा कर उन बच्चों को शिक्षण का एक मंदिर बनवाया और आज वे बच्चे उससे शिक्षित हो रहे हैं। ऐसे एक नहीं, मैं समझता हूँ सैकड़ों विद्यालय उन्होंने दूरदर्श इलाकों में बनवाए और दूसरों को प्रेरित करके बनवाए। वो अपने वृद्धावस्था में एक लाठी का सहारा लेकर चलते थे। तो ये जनपद सुल्तानपुर में एक कहावत थी कि पंडित जी यानी रामकिशोर त्रिपाठी जी जहाँ पर लाठी रख देते हैं वहाँ विद्यालय बन जाया करता है। इस तरह से उनकी विकसित मानसिकता जो 20 साल पहले लोक रत्न से थी, उसमें 4 चांद लगा और आज भारत भारती उनको सुल्तानपुर रत्न देने से अपने को वंचित नहीं कर पाई और आज उन्हें यह सम्मान सादर समर्पित किया गया। इसी क्रम में हमारे जनपद के पूर्व विधायक श्री स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह जी हमारे जनपद के किसौली क्षेत्र के विधायक थे और इससे पहले भी मैं बता दूं कि भारत भारती ने अपने जनपद के 2 विशिष्ट और विधायकों को भी पिछले वर्षों में आदर्श विधायक के रूप में सम्मानित कर चुकी है, जिसमें 7 सत्र यानी 7 बार के विधायक मुसाफिर खाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर वो 7 बार विधायक हुए थे और वह विधायक केवल अपने कर्म योग के द्वारा होते थे। उन्हें का हम परिचय बड़े आदर के साथ श्री राम सेवक धोबी जी का हम नाम लेते हैं, जिनकी महानता और जिनकी उदारता और जिनकी उपलब्धता वहाँ की जनता के लिए एक अनमोल रत्न था। कभी उन्होंने मोटरसाइकिल यूज़ नहीं की, कभी उन्होंने 4 व्हीलर यूज़ नहीं किया, कभी विधायकी के रूप में वो रंगबाज नहीं थे। साधारण कुर्ता धोती पहनते थे और कोई भी स्तर का व्यक्ति उनसे जिस किसी प्रकार का उनके अधिकार क्षेत्र का कार्य चाहता था
उसमें वो पूरा पूरा योगदान देते थे। उनकी लोकप्रियता ही का ही प्रमाण है कि वो बड़े बड़े उथल पुथल हुए, राजनीति में बड़े बड़े बदलाव हुए, बड़ी बड़ी शख्सियतें आईं, लेकिन उनको कोई पराजित नहीं कर पाया और वे अपने जीवन काल तक केवल एक सत्र को छोड़कर बाकी जीवन काल तक वो विधायक रहे। ऐसे विधायक को भी भारत भारती ने सुल्तानपुर रत्न से सम्मानित किया। उसी श्रेणी में हमारे नगर क्षेत्र के एक वरिष्ठ चिकित्सक, जिनको अपने चिकित्सा सेवा में लखनऊ मेडिकल कॉलेज से गोल्ड मेडल मिला था, ऐसे पूर्व विधायक जिनको मैंने उनके जीवन में ही, तब वो जीवित थे जब उनको मैंने सुल्तानपुर रत्न से भारत भारती ने नवाजा, वह बड़े ही वसूल पसंद और ईमानदार की श्रेणी में सर्वोच्च थे। कहा यह जाता है कि वो विधायक होने के साथ मंत्री तो नहीं थे, लेकिन परिवहन बोर्ड के वो सदस्य थे और एक बार किसी धनलोलुप व्यक्ति ने उनसे कुछ काम कराने के लिए एक बड़ी रकम लेकर उनके दरवाजे पर आया और उनसे प्रार्थना किया कि यह मेरा काम आप करवा दें और यह रकम आपके साथ सामने है। उस व्यक्ति को उन्होंने अपने सिद्धांत के अनुसार बंद तो नहीं कराया, पुलिस तो नहीं बुलाई, लेकिन उसकी इतनी तौहीनी की और उसको डांट कर ये कहा कि आज से मेरी चौखट पर इस नियत से मत आना। ऐसे कर्मठ, ऐसे ईमानदार और चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर जितेंद्र कुमार अग्रवाल जी को भी भारत भारती ने सुल्तानपुर रत्न से सम्मानित किया। उसी क्रम में आज के इस 38वें अलंकरण समारोह में संस्था भारत भारती अपने जनपद के इसौली क्षेत्र के विधायक स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह को सुल्तानपुर रत्न से नवाजेगी। अगर इनकी विशेषता का मूल्यांकन किया जाए तो स्वतंत्र भारत के राजनीतिक दौर में सुल्तानपुर के यह एकमात्र विधायक थे जिन्होंने उन्हीं के क्षेत्र में एक सेक्स स्कैंडल जैसे राम रहीम आश्रम जैसी संस्था का निर्माण प्रारंभ हो गया था और उसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया था। बावजूद उसके उस सशक्त आश्रम के प्रमुख ने एक नहीं मानी, क्योंकि उसका भी अपना कुछ वर्चस्व कहीं न कहीं से रहा होगा। और एक दौर ऐसा आया कि जब उसने अपनी मनमानी के इस अड़ंगे को, इस विरोधी विधायक को अपना न मानते हुए, अपना दुश्मन मानते हुए, आम दिन में जब वो नगर में अपने किसी कार्यवश आए तो उनके समर्थकों ने उन पर बम से हमला कर दिया
और उनका देहांत हो गया। मतलब ऐसे साहसी, ऐसे कुर्बानी करने वाले और दुराचार का विरोध करने में अपने जान गंवाने वाले स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह जी को भारत भारती ने आज के इस अलंकरण समारोह में मरणोपरांत सम्मान देगी या दिया, और यह सम्मान उनके बड़े पुत्र चंद्रभद्र सिंह ने ग्रहण किया। इस तरह से भारत भारती का जो एक कार्य क्षेत्र है वह किसी एक सीमा तक सीमित नहीं है। जिस भी सीमा में जो भी नैतिक व्यक्ति हमारी दृष्टि में आया उसको भारत भारती ने सहर्ष सम्मान दिया, आदर दिया। इसी घटनाक्रम में कुछ दिनों बाद जब अपराधी तत्वों का समाप्त हुआ, तब इस जनपद को एक आशा की किरण हुई कि हमारे यहाँ ऐसा कोई आपराधिक आश्रम अब नहीं बनेगा, क्योंकि इंद्रभद्र सिंह जी ने अपनी कुर्बानी दे दी थी। और पश्चिम के जिलों में इस तरह के आश्रमों की बहुतायत थी। आपने सुना होगा, सभी आश्रमों में छापे पड़े और सभी के मुखिया संभवतः आज जेल में हैं। लेकिन हमारा जनपद उनकी इस कुर्बानी के वजह से ऐसे स्कैंडल से वंचित रहा। हम उनका और उनके परिवार के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जिले को एक राहत दी। ऐसे विधायक को सम्मान देने का यह मेरा तीसरा, भारत भारती का तीसरा दौर है जब मैंने किसी ऐसे राजनीतिक को, से तीसरे विधायक को सम्मान दिया। इसी क्रम में हम स्वर्गीय लाला जगराम दास बरनवाल, जो विशिष्ट परोपकारी सिद्ध थे, आज भारत भारती उनके उन कार्यों का जो उन्होंने लगभग 200 वर्ष पहले परोपकार के रूप में खड़ा किया था, उसे मापदंड मानकर आज उनके 11वीं पुस्त के मुखिया श्री ध्रुव जी बरनवाल को सुल्तानपुर रत्न का सम्मान देकर उनके उस महापुरुष को सुल्तानपुर रत्न का सम्मान देगी। अब इनके कार्यशैली का रूप देखिए कि ये एक कपड़ा व्यापारी थे, नगर में ही इनकी दुकान थी और अपने कार्यकाल में इन्होंने सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन से ठीक बाहर एक इतना बड़ा धर्मशाला बनवाया और उस समय का बना हुआ धर्मशाला आज भी लोगों के, गरीबों का एक जीवन आधार बना हुआ है। और आज से 150-200 साल पहले इतना दूरदर्शी होना और इतनी बड़ी रकम एक कपड़े की दुकान से खर्च करना, या लाला जगराम दास जी के ही हिम्मत
वह सेवा करने के भाव का आधार बना। इतना बड़ा धर्मशाला शहर में, हम समझते हैं बड़े बड़े शहरों में नहीं मिलेगा, और इतने बढ़िया जगह, इतनी आवश्यक जगह बनवाई कि उस समय आवागमन के रेलवे के अलावा कोई मुख्य साधन नहीं हुआ करता था, और रेलवे से निकलते ही वो इतना बड़ा धर्मशाला है कि यदि 2 बारात एक साथ रुक जाए तो दोनों घराती और बाराती उसमें रुककर अपना विवाह संपन्न करा सकते हैं। आज भी नगर के छोटे मोटे यात्री, छोटा मोटा व्यापारी यदि बाहर से आता है तो उसे उसी धर्मशाले में जगह मिलती है, जिसमें कम पैसा भी लगता है और उसकी दैनिक क्रिया भी वहाँ से पूरी हो जाती है। ऐसे महानुभाव लाला जगराम दास जी के प्रति पूरा जनपद आभार प्रकट करता है। और इतने दिनों बाद, 200 साल बाद, किसी एक संस्था की निगाह उस पर गई। उनकी कार्य को देखते हुए, उनके त्याग को देखते हुए भारत भारती ने मरणोपरांत उनके वंशज को उनके सुल्तानपुर रत्न का सम्मान देकर एक तरह से अपने ऋण के प्रति आभार प्रकट करती है। इस तरह इस अलंकरण समारोह में तीनों विभूतियाँ, ये तीनों सुल्तानपुर रत्न से सम्मानित होने वाली शख्सियतें सुल्तानपुर जनपद के लिए, नगरवासियों के लिए एक मील के पत्थर हैं। अगर इनका अनुकरण करता रहे आदमी तो मैं समझता हूँ समाज की सेवा होती रहेगी। हम उनके प्रति पुनः तीनों अपने इन रत्नों के प्रति सम्मान अदा करते हैं। इसी क्रम में इस बार हमको लोक रत्न की ऐसी ऐसी शख्सियतें, ऐसी ऐसी हस्तियाँ मिली कि जिनका वर्णन करते करते 2-4 घंटे बीत जाए तो कम है। हमारे जनपद में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसको कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम से पूरी भारत में जाना जाता है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस इंजीनियरिंग कॉलेज के संस्थापक पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय केदारनाथ सिंह जी को भी भारत भारती ने विकास पुरुष के रूप में सन 2005 में सम्मानित किया था। इसी विद्यालय के पढ़ने वाले कुछ बच्चों ने, जो इंजीनियरिंग का खुद पाठ्यक्रम पूरा करने यहाँ हॉस्टल में रहा करते थे, बाहर के थे, जिसमें प्रमुख नाम उस छात्र का चेतन गिरी है। अब तो इस विद्यालय में वो पढ़कर जा चुके हैं, कहीं अच्छी अब सेवा में हैं। उन्होंने एक प्रयास शुरू किया और यह इंजीनियरिंग कॉलेज बिल्कुल गोमती नदी के किनारे स्थापित है। उसके पीछे के इलाकों में ख़ास तौर से मल्लाह निषाद समाज के लोग रहते हैं और उस समाज का और शिक्षा से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, और बल्कि वहाँ के कुछ लोग आपराधिक प्रक्रिया के तहत देसी शराब अवैध रूप से बनाते और बेचते थे। इस छात्र के मन में आया कि क्यों ना हम लोग अपने कुछ समय निकाल कर इन अशिक्षित बच्चों को, जिनका शिक्षा से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है और आगे चलकर ये अपराधी या
निराशित हो जाते हैं, क्यों ना इनको शिक्षा दी जाए। और इस छात्र ने अपने साथ 2-4 और सहयोगियों को साथ लिया। गोमती के किनारे एक छोटा सा खुला मैदान यानी टापू जैसा बना हुआ था किनारे, उस पर इन बच्चों ने वहाँ के शिक्षित बच्चों को बुलाकर निःशुल्क पढ़ाना शुरू किया। अपने टाइम जब इनको मिलता था, समय निर्धारित किया, लगभग 4 बजे शाम को बच्चे आते थे। ये लोग भी अपने पढ़ाई पढ़कर वहाँ जाते थे और उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और बहुत अच्छी शिक्षा, खुद इंजीनियरिंग करते थे और बच्चों को प्राइमरी क्लास की एजुकेशन दिया करते थे। उनके किताब कापी का भी प्रबंध, ये इनके घर से जो खर्चे आया करते थे इन छात्रों के, उनमें से कुछ बचत करके उन बच्चों को किताब कापी भी दिया करते थे। होते होते 2-4 बच्चों की संख्या होते होते एक समय ऐसा आया कि उसमें 250 और 300 बच्चे आने लगे, और उस समाज के आने लगे जिस समाज में बच्चे शिक्षा के नाम से घबराते थे, स्कूल के नाम से घबराते थे, भाग जाते थे। आज वही संस्था, जिसका उन्होंने नाम भी बहुत अच्छा रखा, और उस संस्था का नाम कोशिश नाम की संस्था उन्होंने कायम की, उसका नामकरण रखा। और बराबर जो बच्चे शुरू में पढ़ाए और बाहर चले गए, पास हो गए, उन्होंने अपने सेकेंडरी को दे दिया। और होते होते आज लगभग 10 साल हो गया, वहाँ से बच्चे पढ़ पढ़ के अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं और अच्छे ब्रिलियंट बच्चे बन रहे हैं। ऐसी संस्था को भारत भारती ने लोक रत्न से सम्मानित किया। मैं पूर्व में बता चुका हूं कि लोक रत्न से सम्मान होने वाले व्यक्तियों को 5,000 रुपये नकद प्लस सम्मान की सामग्री जो दी जाती है वो इनको भी दी गई। और इनकी देखा देखी फिर और बच्चे भी दूसरे ढंग से प्रयास करने लगे और अशिक्षित बच्चों को पढ़ाने लगे। ये हमारे उस इलाके की एक परंपरा बन गई है जो बड़ी ही सराहनीय और अद्भुत है। ऐसे दीपक जब जलते हैं तो रोशनी अवश्य फैलती है। उसी क्रम में इस कोशिश संस्था का प्रयास अद्भुत रहा। उनको भारत भारती ने लोक रत्न से सम्मानित किया। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी संस्था रोटरी क्लब, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट जैसी है और भारत भारती तो धरातल भी नहीं है, ऐसी सामाजिक संस्था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप में हिमालय हो, उसके सामने भारत भारती की क्या औकात। लेकिन हमने हिम्मत की कि कहीं संस्था के लोग बुरा ना मान जाएं, लेकिन उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और उन्होंने यहाँ नगर पालिका चिकित्सालय में एक डेड हॉस्पिटल हो चुका था, मतलब बंद हो चुका था, नगर पालिका द्वारा संचालित वो जिला अस्पताल खंडहर हो चुका था। नगर पालिका ने उस तो कहीं कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाद में इस काल तक बबीता जायसवाल के ग्रुप ने प्रयास किया और उस चिकित्सालय का पुनर्निर्माण कराया, नवीनीकरण कराया। उस चिकित्सालय को चलाने के लिए रोटरी क्लब ने अपना कंधा दिया और यह कहा कि इस पर होने वाले सभी प्रकार के व्यय और रोटरी क्लब के जो भी सदस्य चिकित्सक हैं वे सभी निःशुल्क यहाँ अपनी सेवा देंगे। उनकी इस
समर्पण को भारत भारती ने मूल्यवान समझा और उसी समर्पण की मूल्य मानते हुए उन्हें भी लोक रत्न से सम्मानित किया। यह उनका नहीं बल्कि भारत भारती का गौरव है, क्योंकि रोटरी क्लब जैसी संस्था को हम कौन सा चंदन लगा सकते हैं, वो तो स्वयं एक चंदन है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि वो हमारे इसको पसंद स्वीकार करें। उन्होंने स्वीकार किया। इसके प्रति हम उनके प्रति आभारी हैं। उसी के अंतर्गत हमारी समाज में मैं पहले बता चुका हूँ कि भारत भारती इस जनपद की आदि समाज सेवी संस्था है। इससे पहले किसी भी निजी सेविका का कोई इकाई नहीं थी और आज स्थिति यह है कि भारत भारती के इस सेवा कार्य को देखते हुए पीछे आने वाली लगभग सैकड़ों समाज सेवी संस्थाएं हमारे जनपद सुल्तानपुर में हैं और मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि आज हमारा जनपद समाज सेवा के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो रक्तदान हो, चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे गरीबों को भोजन कराने की बात हो, चाहे खोए हुए व्यक्ति को उसके घर तक पहुंचाने की बात हो, चाहे उनको कपड़ा चाहिए तो वस्त्र बैंक भी बन गया है समाज सेवाई संस्थाओं का। इसी क्रम में ये दो संस्थाएं जिनको भारत भारती ने संयुक्त रूप से सम्मान दिया, एक का नाम है घर फाउंडेशन, दूसरे का नाम है अंकुरण फाउंडेशन। ये हमारे जनपद की एक अग्रगणी संस्था, समाज सेवी संस्था है, जिससे आज जनपद के सैकड़ों युवा समाज सेवी आर्थिक मजबूती देने वाले लोग उसके सदस्य हैं और ये संस्थाएं दोनों अग्रसर होकर आज समाज का सेवा कर रही हैं और इनके कंधे पर बैठ के न मालूम कितनों का भला हो चुका है। दूर दराज के कभी भूले बिसरे लोग यदि कहीं किसी जगह पड़े हैं, उनके घर का पता नहीं मालूम है, वो कराह रहे हैं, तड़प रहे हैं, भूल चुके हैं, ऐसे ऐसे लोगों को इन लोगों ने आसाम, बिहार, बंगाल तक उनके घर पहुंचाया। ये बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा परिश्रम का काम है। ये इन लोगों ने किया है। इसके प्रति संस्था उनके प्रति आभार भी प्रकट करती है और सराहना भी करती है। इन दो संस्थाओं को भी भारत भारती ने लोक रत्न से सम्मानित किया। इसी क्रम में विशिष्ट धर्मनिरपेक्ष व्यापारी तो वैसे भी मूलतः धर्मनिरपेक्ष होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्यों व्यापारी भेदभाव अगर करे तो उसकी व्यापार चल ही नहीं सकता। लेकिन इस मोहम्मद तारिक की जो धर्मनिरपेक्षता है वो अपने आप में एक अनोखी है। हमारे जनपद सुल्तानपुर में दुर्गा पूजा का बड़ा महत्व है और बहुत बड़े स्तर पर ये कहा जाता है कलकत्ते के बाद अगर दुर्गा का कहीं अस्तित्व देखने में आता है तो वह सुल्तानपुर में है। हर नुक्कड़, हर मोहल्ले, हर गली में कोई न कोई माँ की स्थापना होती है, बड़ी श्रद्धा से पूजा होती है, विसर्जन होता है और यह मेला लगभग 15 दिन चलता है। स्थापना से लेके विसर्जन तक लगभग 15 दिन हो जाता है। इसी क्रम में मोहम्मद तारिक एक
व्यंजन का व्यापारी, जहाँ जिसको हमारे यहाँ ठंडी सड़क के नाम से मोहल्ला जाना जाता है, वहाँ एक दुर्गा जी की मूर्ति लगती थी और ठीक उसी के सामने इसका मांसाहारी होटल है, रेस्टोरेंट है। मांसाहारी वस्तु ही बेचता है और उसकी बिक्री बहुत होती है। शहर का माना हुआ एक रेस्टोरेंट है और मेले के दौरान या दुर्गा स्थापना के दौरान तो उसकी बिक्री और भी बढ़ जाती है। लेकिन इसकी अनुभूति देखिए कि माँ भवानी की कलश बैठते ही यह व्यापारी अपनी दुकान तब तक के लिए बंद कर देता है जब तक कि माँ का विसर्जन न हो जाए। यानी एक व्यापारी जो व्यापार मंडल के आह्वान पर, सरकार के आह्वान पर 1 घंटे के लिए अपनी दुकान बंद करना नहीं पसंद करता, चाहे बड़ा ही वो कितना भी बड़ा धार्मिक क्यों ना हो, कितना भी माँ दुर्गा का भक्त क्यों ना हो, लेकिन वो अपने व्यापार से समझौता नहीं कर सकता कि वो 1 घंटे के लिए भी दुकान बंद कर दे। ऐसा मोहम्मद तारिक अपने व्यापार में ताला लगाकर जब तक माँ की उपस्थिति वहाँ रहती है तब तक वह दुकान को बंद कर देता है और बाहर चला जाता है। और बाद में वो ये कहता है कि माँ की कृपा से मैं जितने दिन दुकान बंद रखता हूँ, उनकी कृपा से उसके बाद हमारी आमदनी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ जाती है। आप कल्पना करेंगे कि ऐसा कोई मुसलमान, ऐसा कोई मांसाहारी व्यापारी अपने व्यापार को 15 दिन के लिए माँ भगवती के चरणों में समर्पित करके चला जाए, ये अपने आप में एक विलक्षण उदाहरण है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि धर्म और भावना यह किसी की मोहताज नहीं होती। कोई भी व्यक्ति रसखान जैसा भगवान का कृष्ण हो सकता है। इसलिए ऐसे व्यापारी को भारत भारती ने जब सम्मान देने की घोषणा की तो लोगों को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्या है इस मांसाहारी व्यापारी को भारत भारती कितना सम्मान देगी। लेकिन जब उनकी उपस्थिति और उसकी समर्पण को बताया गया, जबकि हर लोग जानते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन जानना और समझना और उसका मूल्यांकन करना यह भारत भारती का ही कार्य था। और उन्होंने उस भारत भारती ने ऐसा किया और वो भी बहुत खुश हुआ और जनमानस भी खुश हुआ कि वाह भाई, भारत भारती वास्तव में सागर से मोती निकाल कर लाती है। इसी क्रम में रामदीन नाम का एक व्यक्ति, पुष्प, रामदीन नाम का एक व्यापारी जो सुल्तानपुर गैस एजेंसी में साइकिल से सिलेंडर वितरित किया करता है, आज भी है, और बड़ा ही विचारक, बाबा भोलेनाथ का भक्त, साइकिल पर सिलेंडर बेचने वाला, अपने परिवार को चलाने वाला रामदीन नाम के व्यक्ति की भक्ति भावना की तारीफ करनी चाहिए कि वह जब साइकिल लेके सिलेंडर वितरित करने जाता था तो अक्सर उसको रास्ते में पड़े हुए अखबार, कागज, निमंत्रण कार्ड पर भगवान और देवियों की मूर्तियां जूते से, साइकिल के टायर से, मोटर गाड़ी से कुचलते हुए वो देखता था तो उसका हृदय बड़ा द्रवित हुआ।
और वह सोचने लगा कि यह इसको क्या कहें। तब उसने क्यों डिस्चार्ज हो रहा है, तब उसने उन चित्रों को बटोरना शुरू किया और लोगों से कहने लगा कि भाई आप भी ऐसा करो कि ऐसा कोई भी निमंत्रण कार्ड, कोई भी कैलेंडर, कोई भी प्रपत्र आपके घर में हो जिस पे देवी देवताएं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की चित्र बने हों, उसे आप अपने घर सुरक्षित रखें और जब हम आएंगे महीने 15 दिन में तो आपसे वो ले जाएंगे और उसको सम्मानित जगह पर रख कर हम उसे बाइज्जत स्थान देंगे। ऐसा दूरदर्शी, ऐसा भगवान भक्त कल्पना में पहली बार दिखाई दिया। प्रैक्टिकल भी उसने किया और आज शहर में अमूमन गलती से भले ही कहीं कोई चित्र पड़ा मिल जाए, नहीं तो अब हमारे नगर के किसी भी सड़क पर कहीं भी भगवान के कार्ड, कैलेंडर या चित्र सड़क पर कुचलते हुए, अपमानित होते हुए नहीं दिखाई देते। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शेष कार्यक्रम कल मैं फिर खंड 2 में प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि कार्यक्रम के अंतर्गत मोबाइल की रिचार्जिंग ख़त्म हो गई है। कल फिर इसी पर आगे बात करूंगा। अभी बहुत से इसमें वर्णन बाकी हैं। से शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।